साथियों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी। हम लोग दोस्तों आज हिंदी का टॉपिक कवर करने चल रहे हैं। हिंदी का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा समास। और ईमानदारी से पढ़िएगा, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, थोड़ा सा ईमानदारी से नोट्स बना के अगर समझेंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आएगा आपको। और ये विश्वास रखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा वीडियो। एक वीडियो में हम पूरा डालने का प्रयास करेंगे, परिभाषा के साथ साथ कुछ पहचानने की ट्रिक। परिभाषा तो ठीक है, होती है, परिभाषा भी होती है, कुछ पहचानने का आधार भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको पकड़ के हम समास का अर्थ निकाल सकते हैं कि ये कौन सा समास है। तो दोस्तों हमने जो भी काफ़ी प्रैक्टिस की है कि कैसे इस समास को पहचाना जाए, परिभाषा में तो उलझ के रह जाते हैं। प्रयास यही है कि जो ट्रिक हमने याद की है अपने लिए, अपने अनुसार बनाया उसको, और वो हम आपको देने का प्रयास करेंगे कि समास में आप तुरंत पहचान जाएं कि कौन सा समास है। तो हम लोग दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। समास। समास अब आप सबको पता है कि समास एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछ रहा है दोस्तों। जैसा कि हम समास लिख दिए दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण। दोस्तों किसका संक्षिप्तीकरण? किसका संक्षिप्तीकरण? किसी एक शब्द का संक्षिप्तीकरण होता होगा या शब्दों के समूह का संक्षिप्तीकरण होता होगा, उसी को समास कहते हैं। तो एक उदाहरण से हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया रसोई के लिए घर। थोड़ा सा दोस्तों उदाहरण से शुरू करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, एक शब्द हमने यहाँ पे लिख दिया, रसोई के लिए घर। अब यह एक शब्द है दोस्तों, यह शब्द है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? रसोई घर, रसोई घर। देखिए आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये कौन सा शब्द है? ये समास है, ये समास है। और दोस्तों यह क्या था? यह पदों का समूह था, यह पदों का समूह, यह पदों का समूह था। अभी इसी से हम लोग परिभाषा भी निकाल लेंगे। इन्हीं को समझने के साथ साथ हम लोग परिभाषा को भी निकाल लेंगे। कैसे? हमने आपसे कहा समास क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है। इतना लंबा शब्द लिखा हुआ है, आप देखिए इतना लंबा शब्द लिखा हुआ है, रसोई के लिए घर। ये पदों का समूह हो गया, कई शब्द इसमें शामिल हैं, और हमने उसको शार्ट में करके क्या कह दिया? रसोई घर। अर्थ तो यही निकल रहा है ना, रसोई घर और रसोई के लिए घर, अर्थ एक ही निकल रहा है, लेकिन रसोई घर संक्षिप्त हो गया। तो यही संक्षिप्त रूप जो होता है इसी को समास कहते हैं। और आपको पता है जब इसी का विस्तार करते हैं तो उसको विग्रह कहते हैं। जैसे अब रसोई ये है, अभी आपसे कोई कह दे इसका विग्रह करिए, तो विग्रह करके आप क्या करेंगे? विग्रह करके आप इसी को लिख देंगे। ये क्लियर हुआ? जैसे हम लोग क्या करते हैं, संधि में विच्छेद करते हैं ना, संधि में विच्छेद करते हैं, वैसे समास में विग्रह करते हैं। ये क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे देखिए। अब समास की परिभाषा आप स्वयं निकाल सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह जो संक्षिप्त होकर के वही अर्थ बताए, संक्षिप्त होकर के वही अर्थ बताए, उसे समास कहते हैं। ओके, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं। परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा तो आप समझ ही जाएंगे। अब इसमें होता क्या है आप देखेंगे, आप देखिए तो दो पद होता है, रसोई घर। प्रायः समास में दो पद होता है। अब आप देखेंगे समास में कितने पद होते हैं? एक प्रश्न आता है, कितने पद होते हैं? कितने पद? तो दोस्तों दो पद होता है, दो पद होता है। ये देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद होता है।
अब एक होता है पूर्व पद, इसको आप इसलिए जान लीजिए अभी आगे इस्तेमाल होगा, तो यही पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला, उत्तर पद। यही दो पद होते हैं समास में, और यही पूरे समास की रचना करेंगे और आपको समझने और समझाने में सहयोग करेंगे। तो ठीक है, आपसे पूछ सकता है समास में कितने पद होते हैं? समास में दो पद होते हैं। अब अगला प्रश्न आ सकता है कि समास के भेद कितने होते हैं? भेद कितने होते हैं? तो भेद दोस्तों 6 होते हैं। पहले 4 थे मूल, अब बढ़ करके 6 हो गए हैं। तो आपने देखा समास के बारे में, इतनी सामान्य जानकारी आपने समास के बारे में देखा। भेद आपने पद देख लिया, 2 होते हैं। पूर्व पद, पूर्व पद जैसे ये रसोई, और उत्तर पद घर, ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। बिना, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिना दोनों पद मिले कभी समास बनेगा ही नहीं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें रसोई, तो रसोई समास नहीं है, केवल एक शब्द है। लेकिन जब हम इसमें घर जोड़ देते हैं तो हो जाता है रसोई घर, तो ये हो जाता है समास। अर्थात समास में 2 पदों का मिलना परम आवश्यक है, नहीं तो समास बनेगा ही नहीं। इतना आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि भेद जो समास के होते हैं वो उनका नाम क्या है। इसको हम लोग मिटा के सीधा आ जाते हैं उनके नामों पर। अब देखिए, समास के 6 भेद हमने आपसे कहा। समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद हमने आपसे कहा। समास के 6 भेद होते हैं। पहला हमने देख लिया अव्ययी भाव। अब एक ट्रिक आपको हम बता दें, एक ट्रिक बता दें आपको, इसी ट्रिक से आप समास याद रखिएगा। आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, आ ता दा बा। एक ट्रिक आप याद कर लीजिए, आता दाबा, आता दाबा, आता दाबा, ये एक हो गई आपकी ट्रिक। अब देखिए, इसी ट्रिक से जब आप समास को याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समास याद हो जाएगा। अब कैसे? आ से हमने लिखा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। हम इसलिए ये ट्रिक बना के आपको बता रहे हैं मित्रों कि आप इसी क्रम में समास को पढ़ेंगे तो आपको समास क्रम से याद हो जाएगा, और यही एक्चुअल में समास का क्रम भी होता है। तो इसी क्रम में आप पढ़ेंगे आता दाबा, आता दाबा, आता दाबा। अब ठीक है, अव्ययी भाव समास आपने देख लिया। उसके बाद आपने देखा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आपने देखा, ता से तत्पुरुष समास। अब उसके बाद में आपने देखा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, दा से द्वंद्व समास। फिर आपने देखा चौथा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। आपने देखा बहुव्रीहि समास, यानी चौथा समास आपका हो गया बहुव्रीहि। इसी ट्रिक से आपने देख लिया तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ये 4 समास आपने देख लिया। इसी को मूल समास भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी तत्पुरुष समास के 2 और बच्चे आगे निकले, जिनका नाम हो गया कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्विगु समास। इतना हम लोगों ने देखा। समास के पद कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? तो टोटल 6 भेद होते हैं। ये हो गया 5वां, ये हो गया 6वां। समास के इतने भेद हो गए, ये क्लियर हुआ। अब ये क्लियर हुआ, एक चार्ट के माध्यम से पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब अव्ययी भाव का हमने क्या कहा था? 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। एक होता है उत्तर, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर यानी बाद वाला पद। अब आप देखिएगा, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता, ऐसे लिखते चलिएगा आप, लिखते चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला पद प्रधान होता है। हमने क्या कहा था? 2 पद होते हैं ना, तो पूर्व या
पहला आप लिख सकते हैं पूर्व या पहला, यानी अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। पहले का मतलब हमने आपसे कहा था ना रसोई घर, तो यानी इसमें दो पद है। वैसे अभी समझेंगे, सिर्फ एक चार्ट बना लीजिए। अभी हम लोग समास को प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो ठीक है, हम सिर्फ तरीका बता रहे हैं कैसे आप समास को पहचानेंगे। अब उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग एक एक समास करके। हमने कहा पहला पद प्रधान होता है। अब तत्पुरुष समास का इन तीनों का दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, पहले का पहला पद प्रधान हो गया, दूसरे का दूसरा पद प्रधान हो गया, तीसरे का दोनों पद प्रधान हो गया, दोनों पद प्रधान हो गया। ये क्लियर हुआ। इसमें दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद, पहला पद और बाद वाला दोनों प्रधान होगा, और बहुव्रीहि में कोई नहीं होगा। कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात तीसरा पद प्रधान हो जाता है। तीसरा पद यानी तीसरा अर्थ जो निकलता है, तीसरा प्रधान हो जाता है। यानी आपने देखा पहले का पहला पद, दूसरे का दूसरा पद, तीसरे का दोनों पद, चौथा का कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब अर्थात कोई नया अर्थ निकलेगा, वही प्रधान होगा। आपने इतना देखा। अब देखिए आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा। यहीं से प्रश्न पूछना प्रारंभ हो जाता है। आपसे पूछेगा किस समास का पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास का। या पूछ लेगा अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है, दे देगा पहला पद, दूसरा पद, दोनों पद, कोई नहीं, तो कौन सा आपको मारना है, पहला पद प्रधान होता है। फिर उसके बाद में दे देगा तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो आपको मारना है दूसरा पद प्रधान होता है। या ऐसे पूछ लेगा दूसरा पद किस समास का प्रधान होता है, तो हमेशा तत्पुरुष समास का प्रधान होता है। फिर आपसे पूछेगा द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है। या ऐसे पूछेगा दोनों पद किस समास का प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास का होता है। बहुव्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कुछ भी दे दे, तो इसमें देखिएगा कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा अर्थ निकलता है, वही प्रधान होता है। ये रहा समास का बेसिक स्ट्रक्चर। ये है समास का बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे महल खड़ा करेंगे, अर्थात प्रैक्टिस कर करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पहला पद प्रधान होता है तो समझते कैसे हैं पहला पद प्रधान है, दूसरे को कैसे समझते हैं, तीसरे को कैसे समझते हैं, चौथे को कैसे समझते हैं। जब बहुव्रीहि समास या अन्य किसी समास में टक्कर होती है तो किसको वरीयता दी जाती है, अब हम लोग आगे इसी को देखने वाले हैं। तो चाहें तो आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें, हमेशा के लिए ये क्लियर हो जाएगा। आप इतना ध्यान दीजिएगा। यानी हमने क्या कहा है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का दूसरा पद, यानी इसका भी, चूंकि इसी के सब बच्चे हैं तो इसी की जो जीन इसमें है वही जीन इसमें है। हालांकि झगड़ा करके ये लोग बोले कि तत्पुरुष समास से हम अलग हो जाएंगे, तो हालांकि जैसे आजकल के बच्चे अलग हो जाते हैं वैसे कर्मधारय और दिगु भी अपने पिताजी से अलग हो गया है, लेकिन विशेषता तो उसी की रहेगी ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा पद इनका भी, इनका तीनों का दूसरा पद प्रधान होता है। क्लियर हुआ। अब हम इसको मिटा रहे हैं। मिटा करके अब हम लोग एक लिखेंगे और उसका थोड़ा सा विस्तार करेंगे, थोड़ा विस्तार करके और ज़्यादा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुछ शब्दों को लेंगे, शब्दों से कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखें, ईमानदारी से तैयारी करें। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि समास से आपका कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए, और आप अपने दोस्तों को या जो आपके साथी सहयोगी होंगे उनको आप थोड़ा बहुत पढ़ा भी सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आते हैं अव्ययी भाव समास पर। पहला पद है ना, पहला। अब हम लोग पहले समास से प्रारंभ कर रहे हैं। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब हम लोग विस्तार थोड़ा सा देख लें।
अव्ययी भाव समास। हमने क्या कहा था, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान। एक और आपको पता होगा अव्यय होता है, पहला पद अव्यय। तो अव्यय अव्यय चक्कर में आप मत पढ़िए, अव्यय लिख लीजिए। अव्यय कभी भी पूछ लेता है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है आ, मतलब होता है नहीं, आ मतलब होता है नहीं, व्यय माने होता है खर्च। यानी जिसमें ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन ना आए उसको अव्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा कि आपके पास 10 रुपए है लेकिन उसको आपको खर्च नहीं करना है तो वो हो जाएगा अव्यय, यानी खर्च नहीं होता, यानी परिवर्तित नहीं होता। तो इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, बस ठीक है आप जाने रहिए, पूछ सकता है कुछ कभी। तो पहला पद प्रधान होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसी बेस पे कुछ यहाँ पे शब्द लिखेंगे और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या हम लोग करते करते समझेंगे। जैसे यथाशक्ति एक शब्द हो गया, यथाशक्ति हो गया। दूसरा शब्द हो गया, पहला शब्द, दूसरा शब्द हम लोग देख लें बेकाम, बेकाम हम लोग देख लें। तीसरा शब्द हम लोग देखें दोस्तों बेखटक, बेखटक। चौथा शब्द हम लोग दोस्तों देख लें प्रतिदिन। अभी इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको समझ में आएगा, प्रतिदिन। पांचवा शब्द देख लें यथाक्रम, यथाक्रम। छठवां शब्द देख लें भरपेट, भरपेट, भरपेट। सातवां शब्द देख लें अनुरूप, अनुरूप। अब थोड़ा सा हम इसी में आपको ट्रिक भी बताएंगे, आप इसको हमारी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम बता रहे हैं, हम विश्वास दिलाते हैं अव्ययी भाव समास। आप बताइए किस समास में आप कंफ्यूज होते हैं, या तो अव्ययी भाव में होते होंगे या तो तत्पुरुष में होते होंगे। हम आज दोनों क्लियर कर देंगे, इतना विश्वास रखिए। अभी पकड़िएगा, आप यहीं पे पूरा दिमाग लगाइए, कंसंट्रेट हो जाइए, अभी आपको समझ में आएगा। हमने यहाँ लिखा है, यानी जो नियम है वो है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। लेकिन हम लोग दोस्तों एक ट्रिक जो मैंने बनाई है अपने अनुसार, वो आप समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आ जाएगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए, अगर आपको समझ में आ जाए ट्रिक, दोस्तों हमने कहा पहला पद प्रधान होता है, लेकिन यही ट्रिक लिख लीजिए, लेकिन अर्थ निकालते समय, अर्थ निकालते समय हमेशा दूसरे शब्द को हम लोग पकड़ लेते हैं। अब देखिए कैसे अर्थ निकालते समय दूसरे शब्द को पकड़ते हैं। अभी पकड़िए, देखिए अभी पकड़िए। हमने कहा पहला पद प्रधान होता है, लेकिन अर्थ निकालते समय देखिए यथाशक्ति जो है वो अव्ययी भाव समास है। ओके, अब अर्थ कैसे निकालेंगे आप? शक्ति के अनुसार, इसी की शक्ति के अनुसार हमने अर्थ निकाला, शक्ति के अनुसार। उसके बाद हमने कहा बेकाम, बेकाम का मतलब होता है काम के बिना, काम के बिना। अगला शब्द कौन सा है? बेखटक, बेखटक, खटके बिना, खटके बिना। अगला शब्द क्या है? प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है दिन, 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 दिन। अगला क्या हो गया? यथाक्रम, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। अब देखिए क्रम के अनुसार भर पेट, पेट भर के। अभी आपको और हम बताएंगे, ये होगा अथा अनुरूप, रूप के, रूप के अनुसार या अनुकूल। अब दोस्तों आप फिर से समझिए, हमने कहा है अर्थ निकालते समय दूसरे शब्द को पकड़ लीजिए। हमने क्या पकड़ा है? शक्ति के अनुसार। ओके, हमने यहां क्या निकला है? काम के बिना, काम के बिना। हम खटके बिना, खटके बिना। हम क्या कर रहे हैं? दूसरा शब्द पकड़ के अर्थ निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? जब आपको 4 ऑप्शन दिया हो और इसमें से पूछ ले कौन सा अव्ययी भाव समास है, तो आप खट से पकड़िएगा क्या कि दूसरे शब्द से अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आप जब 4 ऑप्शन पढ़ते हैं तो 2 ऑप्शन तो आपको क्लियर ही हो जाता है कि नहीं ये तो अव्ययी भाव समास नहीं होगा। सबको क्लियर हो जाता है जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा भी जो पढ़ा है उसको क्लियर हो जाता है। ABCD 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो आप तुरंत जान जाते हैं, तुरंत पलक झपकते आपको पता चल जाता है नहीं ये तो नहीं होगा। अब फंसते हैं आप 2 में, उसी दोनों शब्द की आप व्याख्या कर दीजिए। व्याख्या करेंगे और व्याख्या करते समय जब क्या हो, दूसरे शब्द से
कहने के लिए पहला पद प्रधान होता है, लेकिन अर्थ निकालते हैं तो दूसरे शब्द को पकड़ के अर्थ निकालते हैं। जैसे हमने क्या निकाला, शक्ति के अनुसार, काम बेकामना, काम के बिना, बेखटक, हम दूसरे शब्द को पकड़ रहे हैं, खट के बिना, प्रतिदिन, देखिए दिन दिन, दिन दिन, ठीक है। यथाक्रम, हमने क्या कहा, क्रम के अनुसार, भरपेट, पेट भर के, हमने कहा अनुरूप, रूप के अनुकूल। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। लगभग 90% जो शब्द होंगे, 90% अव्ययी भाव में, ये हमारी ट्रिक आपको काम आने वाली है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया होगा। अभी यहीं पे हम तत्पुरुष समास बताने चल रहे हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए भैया, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जब अव्ययी भाव में तत्पुरुष पढ़ाएंगे, तत्पुरुष, दोनों की तुलना कर लीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसमें भी कुछ यही ट्रिक अपनाते हैं हम लोग, उसमें भी यही ट्रिक अपनाते हैं। अभी आप देखिएगा। ओके, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब चल रहे हैं तत्पुरुष समास की तरफ। अव्ययी भाव समास खत्म हो गया, अव्ययी भाव समास समाप्त हो गया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा समास हो गया तत्पुरुष, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ये हेडिंग हो गई। परिभाषा, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर यानी उत्तर पद यानी बाद वाला पद, बाद वाला उत्तर पद यानी बाद का उत्तर पद प्रधान हो। प्रधान का मतलब मुख्य भूमिका निभा रहा हो। ओके, ये छोड़िए, परिभाषा आप भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि उत्तर पद प्रधान होता है। अब आप पकड़ेंगे कैसे? हम भी इसमें भी 8-10 शब्द लिखते हैं। गगन चुंबी लिखते हैं। अगला पाकिट मार लिखते हैं, पाकिट मार हो गया। अगला हो गया माखन चोर हो गया, माखन चोर हो गया। अगला लिखते हैं चिड़ी मार हो गया, अगला चिड़ी मार हो गया। पांचवा हो गया स्वर्ग प्राप्त हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया। छठवां हो गया आप बीती हो गया, ठीक से लिखिए, आप बीती हो गया। सातवां शब्द हो गया चिड़ी, ठीक है, सातवां शब्द कुछ भी लिख लीजिए आप। चलिए अब हम लोग एक एक करके हल करते हैं। ओके, अब देखिए गगनचुंबी, हमने क्या कहा है? बाद वाला पद प्रधान होता है। बाद वाले का मतलब होता है ये, गगनचुंबी प्रधान ये है, लेकिन अर्थ निकालते समय पहले पद से अर्थ निकालते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? हमने अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव समास में पढ़ा था, यही लिख दे रहे हैं। यथाशक्ति, अव्ययी भाव समास का एक हम लिख दे रहे हैं उदाहरण। यथाशक्ति हमने लिखा है, लेकिन अर्थ निकाले तो हमने अर्थ निकालते समय हमने दूसरा शब्द पकड़ा था। कहाँ? अव्ययी भाव समास में, पहले वाले में। इसके पहले अभी जो पढ़ लिए हैं उसमें हम लोग यथाशक्ति देखे हैं, उदाहरण है, लेकिन अर्थ निकालते समय दूसरे शब्द को पकड़ के निकालते हैं, अर्थात शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। जबकि हम लोगों ने अव्ययी भाव समास की परिभाषा में ये पढ़ा है कि पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास का। पीछे पलट के देखिए जो चार्ट बनवाए हैं, पहला पद वहाँ प्रधान होता है, लेकिन अर्थ निकालते समय दूसरे शब्द को पकड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन अर्थ निकालते समय हमेशा पहले शब्द को पकड़ लेते हैं। वहाँ यहाँ दूसरे शब्द को पकड़ रहे हैं और यहाँ पहले शब्द को पकड़ रहे हैं। कैसे? गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। क्लियर हुआ? आगे पाकिट को मारने वाला, पाकिट को मारने वाला। अगला हुआ माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। अगला हुआ चिड़ी को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। अगला हो गया स्वर्ग को जाने वाला, स्वर्ग को जाने वाला। अगला हो गया
अपने पर बीती, अपने पर बीती। अब देखिए, अब इसको हमने अर्थ कैसे निकाला है, हमेशा दूसरे अर्थ को पकड़, दूसरे अर्थ को, दूसरा तो प्रधान होता है लेकिन हमने पकड़ा किसको है, पहला। गगन, गगन, पाकिट को मारने वाला, पाकिट, पाकिट को मारने वाला, माखन, माखन को चुराने वाला। जबकि आपने पढ़ा क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है। हौच पौच तो नहीं हो रहा है, हौच पौच होगा तो एक बार वीडियो को पुश करिएगा, रोकिएगा, गहरी सांस लीजिएगा, लंबी लंबी 2-3 सांस लीजिएगा, वीडियो को बैक करिएगा, फिर से सुनिएगा। विश्वास करिए, ये ट्रिक आप पकड़ लेंगे तो कभी भी अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास आपका गलत नहीं होगा। इतना विश्वास रखिए आप, विश्वास रखिए आप, नहीं गलत होगा, हम विश्वास दिलाते हैं आपको। ठीक है, अब चलिए, चिड़ी को मारने वाला, हमने क्या कहा, चिड़िया, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, अपने आप पर बीती। हमेशा पहले शब्द को पकड़ के अर्थ निकाल रहे हैं, जबकि परिभाषा में है कि दूसरा पद प्रधान होता, यही इसकी ट्रिक है। और एक बार 2 बार आप वीडियो को बैक करके देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास समाप्त हुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाएं, आगे बढ़ें। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं, यहीं पे पढ़ लेते हैं, यहीं पे इनके जो बच्चे हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास, इनके बच्चों को पढ़ लेते हैं। यानी तीसरा समास हम देख लेते हैं, इनके बच्चों को देखते हैं, ए बी करके देख लेते हैं। इनके बच्चे हैं ए, दूसरा है बी, तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, अब आप समझिएगा, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान हो गया इसमें। अब हम लोग ट्रिक, इसमें भी ट्रिक देखेंगे। अब देखिए, इसमें पकड़ लीजिए आप, कर्मधार्य, कर्म, कर्म यानी जो कर्म को धारण करके किसी की विशेषता बताए वही कर्मधार्य है। ट्रिक पकड़िए आप, कैसे पकड़ेंगे आप, कर्म है ना, कर्म की विशेषता बताए, यानी विशेषण शब्द आता है इसमें। जैसे हम लोग उपमेय उपमान पढ़ते हैं ना, उपमेय उपमान, उपमेय क्या होता है, जो हमसे संबंधित हो, उपमान क्या होता है, जो प्रकृति से संबंधित हो। जैसे चरण कमल, चरण क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। तो ठीक, यानी किसी की विशेषता बता रहा हो, यानी विशेषण और विशेष वगैरह आता है, पकड़ के देखिएगा, विशेषता बता रहा हो। भाई परिभाषा तो होती है कि दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें विशेषण और विशेष, उपमान और उपमेय आता है। इस समास को कर्मधारय समास कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा परिभाषा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा हर किताब में लिखी है, ट्रिक से हमको पकड़ना है। कर्म, कर्म, कर्म हमको पकड़ना है। अब हम लोग 4-6 शब्दों को देखेंगे, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने कहा पीतांबर, पीतांबर हो गया, दूसरा हो गया परमानंद, परमानंद हो गया, काली मिर्च, काली मिर्च हो गया, महाराज, महाराज हो गया, महात्मा, महात्मा हो गया, महात्मा हो गया। कितना भी शब्द आप लिख लीजिए, जैसे एक नीलकंठ भी आता है इसमें, नीलकंठ। अब आप समझिए, जितने शब्द हैं सबका मतलब समझिएगा, सबका मतलब आप समझिएगा। जैसे पीतांबर, पीता, पीला, 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 किसी चीज की विशेषता बता रहा है ना, पीला, पीला है वस्त्र। ओके, अब देखिए परम, 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 परम आनंद, परमा, परमा होगा नहीं, आदमी कहता है परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। परम किसी चीज की विशेषता है ना, कुछ तो विशेषता बता रहा है, वो जो हमें मिला है, कुछ मिला है। मान लो सत्संग गए हैं, कथा गए हैं, कहीं फिल्म देखने गए हैं, या किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ हमें मिला, उसकी विशेषता बताया, आदमी कहता नहीं परम आनंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति। तो परम। अगला हमने देखा काली मिर्च, काली, काली मिर्च। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा महा, महा, महान, यानी किसी की विशेषता बता रहा है ना। महाराज, हमने कहता, हम लोग कहते नहीं महाकवि, तो महान है जो कवि, वैसे हम लोग क्या कहते हैं, महात्मा, महान है जो आत्मा। कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी
जो किसी की विशेषता बता रहा हो, जो किसी की विशेषता बता रहा हो वह क्या हो जाएगा, वह कर्मधारय समास हो जाएगा। जहाँ विशेषण वगैरह आता है या जहाँ किसी की तुलना की जा रही हो, जैसे हम कहते हैं चरण कमल, चरण कमल में विवाद हो जाएगा। चरण कमल कभी कभी आप जब बहुब्रीहि समास आ जाएगा तो बहुब्रीहि मार देंगे, जब कर्मधारय आएगा तो कर्मधारय मार देंगे। लेकिन अभी एक बात आपको लिखवाएंगे, जब कभी विवाद हो बहुब्रीहि समास या अन्य किसी समास में तो हमेशा वरीयता बहुब्रीहि समास को दिया जाता है। अभी अंत में लिखेंगे इसको हम लोग बहुब्रीहि समास पढ़ते समय। चरण कमल आ जाए, चरण कमल आ जाए और ऑप्शन में दोनों रहे, कर्मधारय भी रहे और बहुब्रीहि भी रहे तो आपको बहुब्रीहि मारना है। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ, जो कर्म को धारण करके किसी की विशेषता बता रहा हो वही कर्मधारय है। यही है ट्रिक जो हमने अपने अनुसार आपको बताने का प्रयास किया है। आगे हम लोग कर्मधारय, यही हो गया कर्मधारय। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास बी नंबर, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास। द्विगु दोस्तों, द्विगु संख्यावाची, संख्यावाची जहां संख्या आ जाए संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। आपसे पूछ ले संख्यावाची किसकी विशेषता है, तो संख्यावाची द्विगु समास की विशेषता है। द्विगु समास की क्या विशेषता है, संख्यावाची होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग कुछ शब्द द्विगु समास, जैसे द्विगु, 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 द्विगु से दो, द्विगु से दो, जो दो से अधिक लोगों के बारे में बताए। द्विगु, द्विगु, द्विगु है ना, दी दी दी, दो, द्विगु, ऐसे करके याद करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। जैसे चौपाई हो गया, चौपाई हो गया, तिकोना हो गया, तिकोना हो गया, पंचवटी हो गई, पंचवटी हो गई, दोपहर हो गया, तिराहा हो गया, तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, चौराहा हो गया, पंचवटी हो गई, पंचवटी लिखे तो हैं। मतलब इस टाइप का जो भी सब, त्रिकोण हो गया, तिकोण हो गया, चतुष्कोण हो गया, तिकोण, चतुष्कोण, ये सब कुछ भी आए यानी जहाँ पर संख्या आ जाए, संख्या आ जाए, पंचवटी, दोपहर, चौराहा, तिराहा, तिकोना, ये सब जहाँ भी संख्या आ जाए। अब आप ये मत कहना कि दशानन आ गया। हमेशा याद रखिएगा, जब बहुब्रीहि समास, किसी भी समास में यदि द्वंद्व हो और बहुब्रीहि समास का दिया हो, यदि बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास से किसी समास का द्वंद्व हो तो हमेशा बहुब्रीहि समास को वरीयता देते हैं। अगर दशानन लिखा है और बहुब्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या मारना है, द्विगु समास। लेकिन अगर लिखा है, दशानन लिखा है, दशानन लिखा है और कर्मधारय समास भी ऑप्शन में दिया है और बहुब्रीहि समास भी दिया है तो आपको क्या मारना है, बहुब्रीहि समास मारना है। इतनी बात आप याद रखिएगा। द्विगु समास का मतलब होता है संख्यावाची प्रथम पद आवे जिन पद होए, द्विगु समास कहिए वहां जैसे खटरस होए। ठीक है, तो द्विगु समास आपने देख लिया, संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, चौराहा, तिराहा, पंचानन, पंचवटी, चतुष्कोण, तिकोण, ये सब कहीं भी कुछ भी आ जाए तो वहां हो जाएगा द्विगु समास। अगला हम लोग दोस्तों देखते हैं आ ता दा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और शब्द का लोप हो, दो शब्दों के बीच द्वंद्व समास कहिए वहां जैसे उत्तम नीच। ठीक है, द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसका दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। ओके, दोनों पद प्रधान हो। और यहाँ एक विशेषता, दो विशेषता इसकी और है, पदों का संज्ञावाची, संज्ञावाची या विशेषण होना चाहिए, या विशेषण होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। दोनों पद प्रधान होता है, जो शब्द होते हैं, जो दोनों शब्द होंगे उसमें संज्ञावाची और विशेषण होना चाहिए। या तो दोनों संज्ञावाची हो सकते हैं
या तो एक संज्ञावाची एक विशेषण हो सकता है। ऐसे जो हो जाएगा तो वहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। एक इसकी ट्रिक होती है जो बीच में ऐसे चिन्ह लगा होता है, लेकिन कहीं कहीं आप याद रखिएगा ये चिन्ह नहीं भी लगा होता है, आप इसको याद रखिएगा। इसकी ट्रिक क्या है, तो ये बीच में प्रायः आपको मिल जाएगा। कुछ हम लोग इसके शब्द देख लेते हैं। जैसे हमने देखा पहला शब्द इसका हो जाएगा गौरी शंकर। गौरी शंकर हो गया, गौरी शंकर हो गया। अगला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण देवासुर हो जाएगा, देवासुर हो जाएगा। मोटा ताजा हो जाएगा, मोटा ताजा। दाल रोटी हो जाएगा, दाल रोटी हो जाएगा। घर आंगन हो जाएगा, घर आंगन हो जाएगा। उसके बाद में देवासुर, राम लक्ष्मण, गौरी शंकर, रात दिन, रात दिन भी हो जाएगा, रात दिन। मतलब इस टाइप के। अब आप देखिए गौरी शंकर यदि लिखा है तो गौरी शंकर बीच में हाइपन नहीं होता, राम लक्ष्मण भी में बीच में हाइपन नहीं होता, देवासुर में बीच में हाइपन नहीं होता। आपको ध्यान देना है। जैसे लिखा है रात दिन, तो रात दिन बीच में ये होता है तो आप पकड़ लेंगे। आप हमेशा समझिए, जब कोई शब्द आप उच्चारण करिए, किसी शब्द का आप उच्चारण करिए और आपको लगे कि बीच में और लगना चाहिए था, और तब आप खट से मार दीजिएगा क्या, द्वंद्व समास। द्वंद्व, ठीक है। अभी आप समझिए, आप जैसे गौरी शंकर, गौरी और शंकर, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, देवासुर, देव और असुर, मोटा ताजा, मोटा और ताजा, दाल रोटी, दाल और रोटी, घर आंगन, घर और आंगन, दिन रात, रात और दिन। ये क्लियर हुआ। यानी जहां आपको लगे कि और शब्द और का इस्तेमाल बीच में हो सकता था, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर तुरंत आप मार दीजिएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब द्वंद्व का मतलब दोनों पद प्रधान, संज्ञावाची हो, विशेषण भी हो, तब जाकर के द्वंद्व समास हो जाएगा। और का एहसास होना चाहिए। इतनी बात हमें लग रहा है आपको द्वंद्व में क्लियर हो गई होगी। जैसे रुपया पैसा आप कर लीजिए, ओके, रुपया और पैसा होता है, भला बुरा, भला और बुरा हो गया, मतलब कुछ भी हो गया। इस टाइप के शब्द जो हैं वो सब द्वंद्व समास हो जाएंगे। तो द्वंद्व समास मिटा रहे हैं। इसके बाद में हम आते हैं बहुब्रीहि समास। दोनों पद प्रधान, हाँ इसको मिटा देते हैं, द्वंद्व हो गया, दोनों पद प्रधान। अब हम लोग आते हैं बहुब्रीहि समास पर। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास में आपको पता है कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। इतनी बात आप क्लियर रखिएगा, कोई पद प्रधान नहीं होता। दूसरा प्रायः जो भगवान का शब्द होता है, भगवान वगैरह, तो ये सब हो जाता है। जैसे तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, कुछ उदाहरण देख लें। जैसे आपको पता है लंबोदर, 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 ठीक है। लंबोदर, दशानन, 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 चतुरानन, चतुरानन, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, कैलाशपति, कैलाशपति। इस टाइप के जो भी शब्द होंगे आपको पता है। और आप देखिए जैसे कुछ मारपीट वाले शब्द होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट, मारपीट वाले शब्द, मारपीट वाले शब्द इसी में आते हैं, इसी में आते हैं। जैसे आपसे कहते हैं धक्का मुक्की, आते हैं। हमने आपसे क्या कहा, धक्का मुक्की, मारा पीटी, पटका पटकी, लाठा लाठी, बाता बाती, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब मारपीट वाले शब्द लगभग सब बहुब्रीहि समास में ही आ जाते हैं। आपने ये क्लियर हुआ कि लंबोदर हो गया, लंबा है जिसका उदर, दशानन हो गया, 10, चतुरानन हो गया,
चार आंख चंद्रशेखर यानी जिसके जटा में चंद्रमा का वास हो, ये सब क्या हो जाएंगे। यानी आप देखिएगा इसका कोई पद प्रधान नहीं है और तीसरा अर्थ निकाल रहा है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, तीसरा पद निकाल रहा है, इसका भी कोई पद प्रधान नहीं है, तीसरा अर्थ निकाल रहा है। आप खुद निकाल करके देखिए, आपको फट से समझ में आ जाएगा। और एक नोट करके लिखिएगा, मारपीट वाले जितने शब्द हैं सब कहाँ आते हैं, सब आते हैं बहुव्रीहि समास में। अब एक बात हम आपको और बता दें, जब किसी समास में और बहुव्रीहि समास में विवाद हो तो, ठीक है, ये समझ में आया। बहुव्रीहि समास आपको कोई पद प्रधान नहीं होता है, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। अब हम एक आपको बताएं कि जब बहुव्रीहि समास व अन्य समास में विवाद होता है तब क्या होता है। जैसे एक शब्द हम ले रहे हैं पीतांबर, पीतांबर, ठीक है, पीतांबर ले लें। पीतांबर में एक तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, एक तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास और दूसरा हो जाएगा क्या, कर्मधारय समास। कर्मधारय अभी हम बताते हैं। कर्मधारय समास पहला हो गया। दूसरा शब्द हम लोग ले लेते हैं, दूसरा शब्द ले लेते हैं तिरंगा। तिरंगा ले ले तो तिरंगा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, और दूसरा हो जाएगा क्या, द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। अब अगला हम ले लें, अगला ले लें, अगला ले रहे हैं निडर। निडर, निडर, निडर का मतलब क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अभी बताते हैं आपको, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। अगला हो जाएगा अव्ययी भाव। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। हमने कहा तिरंगा, तिरंगा मतलब होता है तीन रंग, तीन रंग, अर्थात एक तिरंगा नाम सुनते ही एक कल्पना करते हैं ना आपकी, अच्छा एक तीन रंग वाला एक झंडा होगा। बात को समझिए, यानी कोई तीसरा अर्थ भी तो निकल रहा है। तो अब देखिए, अगर तिरंगा शब्द दिया हो, तिरंगा शब्द दिया हो और ऑप्शन में द्विगु समास भी हो, बहुव्रीहि समास भी हो, तो आपको मारना है बहुव्रीहि समास को, ना कि द्विगु समास को। हाँ, अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप द्विगु समास मार देंगे। जैसे यहां देखिए आप, पीतांबर दिया है, पीला, पीला, ठीक है, ये कर्म है, विशेषता बता रहा है। लेकिन यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया है तो आप क्या मारेंगे, तुरंत आप मार देंगे बहुव्रीहि समास, क्योंकि हमने आपको बताया हमेशा बहुव्रीहि समास को प्राथमिकता दिया जाता है, क्योंकि इसका अलग भी तो अर्थ निकल रहा है। पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। अब अगला है निडर। निडर का मतलब होता है जो बिल्कुल ना डरे। एक होता निडर शब्द बोलने से किसी व्यक्ति का एहसास नहीं होता, एहसास होता है कि अच्छा अच्छा कोई होगा जो डरता नहीं होगा। यानी ये क्या हो गया, एक प्रकार से बहुव्रीहि हो गया, लेकिन एक प्रकार से अव्ययी भाव समास हो गया। क्योंकि हमने आपको क्या बताया है, जब निडर है तो आप क्या कहेंगे, डर के बिना, डर के बिना भी तो अर्थ निकल रहा है, डर के बिना। हमने आपसे क्या कहा था, दूसरे शब्द को पकड़ के अर्थ निकालते हैं अव्ययी भाव समास में, जबकि पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। यानी एक हो गया डर के बिना, दूसरा क्या हो गया, निडर, अर्थात कोई महान व्यक्ति जो डरता नहीं है। हमेशा नोट करिएगा भाइयों कि जब आपको दोनों समास में कभी द्वंद्व लगे, विवाद लगे, झगड़ा लड़ाई हो आप समास में, हमेशा बहुव्रीहि समास को आपको वरीयता देना है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा। बहुव्रीहि समास के बारे में एक बात और समझिएगा, ये किसी एक मतलब ऐसे नहीं कि किसी व्यक्ति को कर रहा है, एक कल्पना करने पे मजबूर करता है। कल्पना, जैसे हमने कहा लंबोदर, तो कल्पना हमने किया ना कि ऐसा लंबोदर जिसका लंबा उदर हो। दशानन, कल्पना किया ना। चंद्रशेखर, यानी एक कल्पना पे हमको मजबूर करता है, कल्पना पे मजबूर करता है। हकीकत में कम होता है, कल्पना पे मजबूर करता है। हमने कहा मारपीट, मारपीट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में आएगा अच्छा कुछ ऐसा मामला हुआ होगा, मारपीट जैसी चीज हुई होगी। तो इस टाइप का बहुव्रीहि समास होता है। दोस्तों, समास में हमने प्रयास किया कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। दोस्तों, विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करवाएं, अपना खुद भी करें, दोस्तों से भी करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, जम के पढ़ाई करिए, कुछ बन के दिखाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।